ये आपका आज का संपादकीय पाठ है और संपादकीय पाठ आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में हर जगह मदद पहुंचाते हैं। चाहे फिर आप लोग किसी स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर आप लोग सिविल सर्विस यानी कि यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यहां से आप लोगों को एक सामान्य जानकारी भी मिल जाती है। तो यूरोप की जरूरत बना भारत, इस तरह के जो संपादकीय पाठ एडिटोरियल रहते हैं ना, आर्टिकल रहते हैं, इन्हें जरूर आप लोग पढ़ा करिएगा, जितने अच्छे अच्छे मिला करें। कहते हैं कि एक तस्वीर हजार शब्दों के बराबर होती है। बीते दिनों इटली में आयोजित G7 शिखर बैठक की सामूहिक तस्वीर पर यही बात लागू होती है। भारत इस समूह का सदस्य नहीं है, फिर भी विश्व की 7 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के इस समूह की शिखर बैठकों में 2019 के बाद से भारत को हर साल आमंत्रित किया जाता है। यह वैश्विक मंच पर उसकी बढ़ते कूटनीतिक एवं आर्थिक कद का प्रतीक है। G7 की अध्यक्ष और शिखर बैठक की मेजबानी इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भारत के अलावा ब्राजील, सऊदी अरब, तुर्की, यूएई जैसे 11 देशों को भी बुलाया। भारत के प्रधानमंत्री मोदी को जिस तरह नेताओं की पंक्ति के एकदम बीच में G7 के प्रतीक चिन्ह के सामने स्थान दिया गया, वह शिखर बैठक में शामिल अन्य देशों की तुलना में भारत की मजबूत आर्थिक और राजनीतिक स्थिति को भी रेखांकित करता है। अमेरिका के अलावा G7 के सभी देश आर्थिक विकास की धीमी रफ्तार से जूझ रहे हैं। 2008 में आई विश्वव्यापी मंदी के समय तक अमेरिका और यूरोप की आर्थिकी लगभग बराबर थी, मगर उसके बाद से अमेरिकी अर्थव्यवस्था यूरोप से लगभग दोगुनी हो चुकी है और भारतीय अर्थव्यवस्था तब से करीब 3.5 गुना बड़ी है, जबकि यूरोप की अर्थव्यवस्था 30 देशों के विभिन्न कानूनों और लाल फीताशाही में उलझी रही है और इसके चलते यूरोप प्रति व्यक्ति आय में भी अमेरिका से 25% पिछड़ गया है। बुजुर्ग होती आबादी की देखभाल में बढ़ते खर्च से सरकारों के बजट बिगड़ रहे हैं और कृषि सब्सिडी, श्रम सुधार और सेवा क्षेत्र में प्रवेश जैसी शर्तों पर अड़ियल रवैये के कारण भारत जैसे तेज आर्थिक रफ्तार वाले देश के साथ भी मुक्त व्यापार समझौते नहीं हो पा रहे हैं, जबकि भारत ने नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, आइसलैंड, लिechtenstein के साथ मुक्त व्यापार समझौते किया है। ये देश यूरोपीय संघ का हिस्सा नहीं है और यूरोप में लोग करों के बढ़ते बोझ और महंगाई से भी परेशान है। शरणार्थी और आप्रवासी उनके रोष का निशाना बन रहे हैं। सीरियाई गृह युद्ध के बाद 2015 में यूरोप को दूसरे विश्व युद्ध के बाद के सबसे गंभीर शरणार्थी संकट का सामना करना पड़ा। सीरिया, कोसोवो, अफगानिस्तान, इराक, पाकिस्तान और लीबिया जैसे देशों के 13 लाख से अधिक शरणार्थी यूरोपीय देशों की सीमाओं पर जमा हो गए हैं। अधिकांश देशों ने उन्हें शरण देने से मना कर दिया है। अंत में अधिकांश लोगों को जर्मनी में ने शरण दी है और जिसके फलस्वरूप आप देखेंगे कि उनकी मुस्लिम आबादी 46 लाख का आंकड़ा पार कर कुल जनसंख्या का लगभग 6% हो चुकी है। फ्रांस में भी आप देखिए मुस्लिम आबादी बढ़कर 10% हो गई है। वह यूरोप का सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश बन गया है फ्रांस और कड़े सीमा नियंत्रण के बावजूद ब्रिटेन में मुस्लिम आबादी 6.5% को पार कर गई है और इसके चलते यूरोप के कई शहरों में वहां के मूल निवासी अल्पसंख्या में आ गए हैं और इस कारण भी स्थानीय लोगों में रोष पनपने लगा है और यही इन दिनों यूरोप में चल रहे आप्रवास विरोधी लहर का प्रमुख कारण बना है और जिसके चलते ब्रिटेन को यूरोपीय संघ की सदस्यता छोड़ने पड़ी और पिछले सप्ताह यूरोपीय संसद के चुनाव में फ्रांस और जर्मनी जैसे प्रमुख देशों में सत्ताधारी उदारवादी पार्टियों को आप्रवास विरोधी दक्षिणपंथी पार्टियों के हाथों पराजय का मुंह देखना पड़ा। फ्रांस में राष्ट्रपति मैक्रो की रेनेसां पार्टी को यूरोपीय संसदीय चुनाव में आप्रवासन विरोधी दक्षिणपंथी नेशनल रैली पार्टी से आधे वोट भी नहीं मिले हैं और इसलिए उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव से बनने वाले दबाव की प्रतीक्षा न करते हुए संसद को भंग कर दिया और मध्यावधि चुनाव की घोषणा कर दी है डाली, जो आप देखिए 30 जून को होगा और इस चुनाव में मैक्रो की गठबंधन सरकार का हाल लगभग तय मानी जा रही है। यदि ऐसा होता है तो वह नाम मात्र के राष्ट्रपति रह जाएंगे, क्योंकि दक्षिणपंथी नेशनल रैली उनकी घरेलू व विदेशी नीतियों का विरोध करती है। और इसी तरह यूरोपीय चुनाव में जर्मनी के चांसलर ओलाफ सोल्ज के डेमोक्रेटिक गठबंधन की इतनी बुरी हार हुई कि वह तीसरे स्थान पर चला गया और सोल्ज ने संसद भंग करके चुनाव की घोषणा तो नहीं की, लेकिन उनके लिए भी शेष 1.5 वर्ष के कार्यकाल में अपनी सरकार चला पाना कठिन लग रहा है। ब्रिटेन में 4 जुलाई को होने जा रहे आम चुनाव में प्रधानमंत्री सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी की हालत इतनी पतली है कि सर्वेक्षण में तो उसके तीसरे स्थान पर खिसकने के आसार आप देखते हैं कि
बताए गए हैं। और आप देखेंगे कि अमेरिका में अर्थव्यवस्था की स्थिति बढ़िया होने के बावजूद राष्ट्रपति बाइडेन का चुनाव जीत पाना कठिन है, क्योंकि आप देखिए अदालतों में दोषी पाए जाने के बाद भी ट्रंप की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। और कनाडा में प्रधानमंत्री ट्रूडो के गिरते जन समर्थन को देखते हुए उनकी सरकार का अगले साल तक चल पाना कठिन है। यही हाल जापान में प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा की गठबंधन सरकार का भी है। कुल मिलाकर G7 के सातों नेताओं में से केवल मेजबान इतालवी प्रधानमंत्री मेलोनी का राजनीतिक आधार ही मजबूत है, क्योंकि यूरोपीय चुनाव में उनके गठबंधन की शानदार जीत हुई है। और आमंत्रित देशों में भारत के प्रधानमंत्री मोदी अपनी पार्टी का बहुमत खो देने के कारण राजनीतिक रूप से कुछ कमजोर अवश्य पड़े हैं, परंतु उनके गठबंधन के पास पर्याप्त बहुमत है और अर्थव्यवस्था की रफ्तार दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज है। मेलोनी के साथ उनके संबंध भी मधुर हैं और चीन से पिछड़कर यूरोप अब दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था रह गया है और इसलिए उसे अपनी विकास दर की रफ्तार बढ़ाने की जरूरत है। भारत को भी अपना माल बेचने के लिए यूरोप जैसे विशाल एवं विकसित बाजार की दरकार है, क्योंकि कोई देश विदेश में माल बेचकर धन कमाए बिना अपने लोगों का जीवन स्तर ऊपर नहीं उठा पाया और इसलिए भारत को यूरोप के साथ मुफ्त व्यापार समझौते की कोशिश करनी चाहिए और जिसकी यूरोप और भारत दोनों को जरूरत है। G7 देशों ने भारत, पश्चिम एशिया, यूरोप आर्थिक गलियारे के लिए वित्तीय संसाधन जुटाने और हिंद प्रशांत क्षेत्र की आर्थिक सुरक्षा का संकल्प दोहराकर इस दिशा में आगे बढ़ने का संकेत दिया है। और G7 की बात करें तो ग्रुप ऑफ 7 की बात हो रही है। इसकी स्थापना 1975 में हुई थी और इसमें आप देखते हैं कि कनाडा हो गया आपका, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका आप लोगों को देखने को मिलेगा। लेखक BBC हिंदी के पूर्व संपादक हैं, इनका नाम है शिवकांत शर्मा। इनके द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया है। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग जरूर दिया करिएगा इस पर। जीवन को पूर्णता प्रदान करता योग, तो योगा की बात हो रही है। तो आप देखिए यदि योग को गंभीरता से अपना लिया जाए तो वह व्यक्ति का सबसे अच्छा और भरोसेमंद सहायक साबित होता है। और 21 जून को योगा डे मनाया जाता है ना, और आप देखेंगे कि यह अपने साधक को दुख और क्लेश से मुक्त करता है और सुखपूर्वक समग्रता या पूर्णता में जाने का मार्ग प्रशस्त करता है। और वेदों से निकला हुआ योग शाब्दिक रूप से जुड़ने के अर्थ को व्यक्त करता है और अनुमानता लगभग आप देखिए 200 वर्ष ईसा पूर्व महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में प्राचीन ज्ञान को वैज्ञानिक ढंग से व्यवस्थित कर लोक कल्याण के लिए प्रस्तुत किया और इसका उद्देश्य था मन में उठने वाली उथल पुथल को रोकने और दैनिक जीवन में शांति स्थापित करने और अंततः आत्मा और ब्रह्मा का सहयोग कराने के लिए मार्ग दिखाना। और आप देखिए एक अध्ययन विषय के रूप में योग भारतीय दर्शनों में से एक है। और आप देखिए प्रयास सभी भारतीय दर्शन उसे सर्वव्यापी परम तत्व को स्वीकार करते हैं जो सभी विद्यमान वस्तुओं में उपस्थित है। व्यक्ति और उस परम सत्ता में एकात्मकता होती है। योग मार्ग वह पाठ है जो व्यक्ति चैतन्य को विकसित और समृद्ध करता है ताकि जीवन में अधिक सामंजस्य का अनुभव शामिल हो सके और अंततः परम तत्व के साथ एकता का अनुभव हो सके। जैसा कि उपनिषदों में वर्णित है कि हमारा अस्तित्व 5 तत्वों से बनी रचना है। इस शरीर में आप देखिए शरीर रचना में शरीर, प्राण, मन, बुद्धि और आनंद के 5 कर्मिक स्तर पहचाने गए हैं। योग का अभ्यास इन तत्वों के बीच पारस्परिक संतुलन और चैतन्य लाता है और अस्तित्व के केंद्र परम तत्व की ओर अग्रसर करता है। और योग ब्रह्मा से आंतरिक बुद्धि और आंतरिक से बाह्य बुद्धि की यात्रा है। और आप देखिए योग सूत्र अष्टांग योग के नाम से प्रसिद्ध है। इसके 8 अंग हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। साधक को इन पर साथ साथ समानांतर रूप से चलना चाहिए। और योग का अभ्यास का उद्देश्य साधक को आत्मावलोकन, अपने विचारों और व्यवहारों और उनके परिणामों को देखना समझना भी होता है। यम और नियम नामक पहले 2 चरण नैतिकता और सदाचार पूर्वक जीवन जीने के लिए निर्देश देते हैं। जहां यम बाहरी दुनिया के साथ संबंध पर केंद्रित है, वहीं नियम निजी आध्यात्मिक विकास और आत्मानुशासन की आदतों को बताते हैं। यह यम 5 है: अहिंसा, सत्य, अस्त्य, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य, इंद्रिय सुख का नियंत्रण, अपरिग्रह, वस्तुओं का अतिसंचय या संग्रह। यम वस्तुता प्रतिबंध है जो सिर्फ कर्म के स्तर पर ही नहीं बल्कि विचार और शब्द के स्तर पर भी लागू होता है। और इन्हें अपनाने पर योगाभ्यासी व्यक्ति को स्वतंत्रता मिलती है और खुली सांस लेने का अवसर मिलता है।
और इनके अतिरिक्त 5 नियम जो वस्तुतः सदाचार के पालन पर बल देते हैं। ये हैं, आप देखिए, सोच, पवित्रता, संतोष, तप, इच्छाओं का समन, स्वाध्याय यानी कि आध्यात्मिक ग्रंथों तथा स्वयं का अध्ययन करना, ईश्वर प्राणिधान यानी कि आप देखिए परमेश्वर को आत्मर्पण। इस तरह यम और नियम योग पथ की राही के लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्याख्या करते हैं। ये आत्मशोधन का भी काम करते हैं और अच्छे तथा सुखी जीवन का मार्ग प्रशस्त करते हैं। ये नींव रखने का काम भी करते हैं। आसन और प्राणायाम शारीरिक अभ्यास है और पर इनका आध्यात्मिक महत्व भी है। आध्यात्मिक विकास की ओर उन्मुख जीवन के लिए औजार भी ठीक होना चाहिए। राय मालूम हो, लक्ष्य भी ज्ञात हो, पर चालक ठीक है या नहीं यह भी देखना होता है। और सौदेश्य जीवन के लिए शरीर ठीक रखना जरूरी है। यह पवित्र कर्तव्य बनता है कि शरीर को स्वस्थ रखा जाए। और प्राणायाम से प्राण ऊर्जा का संचरण शरीर में स्वेच्छा से होता है और सिद्धियां भी आती हैं और मन की स्थिरता भी। वस्तुतः प्राणायाम और प्रत्याहार दोनों ही आंतरिक दुनिया की ओर उन्मुख होते हैं और इस अर्थ में पहले के 3 चरणों यम, नियम और आसान से भिन्न होते हैं। प्राणायाम का अभ्यास लयात्मक श्वास द्वारा इंद्रियों के अंदर की ओर खोजने की दिशा में चेतना को ले चलना, अंदर के अध्यात्म के गहन अनुभव की ओर अग्रसर करना संभव हो पाता है। पहले के 5 चरण बाद के 3 चरणों के लिए उर्वर आधार भूमि का निर्माण करते हैं। धारणा योग का 6वां चरण है और इसके अंतर्गत साधक अपनी अवधान की एकाग्रता एक दिशा में और लंबे समय तक बनाए रखता है और यह परम तत्व पर ध्यान केंद्रित करने की तैयारी है। बिना किसी व्यवधान के निर्बाध ध्यान करना साधक को सहकार का अवसर देता है और साधक का समग्र अस्तित्व शरीर, श्वास, इंद्रियों, मन, बुद्धि और अहंकार, ध्यान की वस्तु सभी परम तत्वों के साथ एकीकृत हो जाते हैं। और इस यात्रा का अंतिम पड़ाव समाधि है और जिसमें आप देखिए परम तत्व के साथ एकाकार होता है और आप देखिए तब अलगाव का भ्रम दूर हो जाता है और आनंद के साथ परम चेतना के साथ एकत्व का अनुभव होता है। भारत में आप देखिए कि योग के ऊपर अध्ययन अनुसंधान लगभग 1 सदी से हो रहे हैं। पश्चिमी देशों में योग की लोकप्रियता बढ़ने के साथ मनोचिकित्सक के रूप में इसके वैज्ञानिक शोध का तेजी से प्रचलन हुआ है। अब अनेक मानसिक, सांवेगिक और शारीरिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं जैसे अवसाद, पाचन क्रिया से जुड़े रोग, हृदय रोग, अस्थमा, मधुमेह और कैंसर आदि पर योग अभ्यास के प्रभाव जांचे समझे जा रहे हैं। योगाभ्यास करने वाले प्रयास शरीर में विश्राम, मन में एकाग्रता, हृदय में शांति का अनुभव करते हैं और मनुष्य स्वभाव से अपूर्ण होता है परंतु योग उसे पूर्णता बनाता है। फिर वह स्वयं को खोज लेता है, स्वयं अपने भीतर और सारे जगत में दिव्यता का दर्शन करने लगता है। यही योग का अभिष्ट है और योग की लोकप्रियता बढ़ रही है तो इसलिए कि वह विश्व को भारत की ओर से दी जाने वाली एक अनूठी सौगात है। लेखक, शिक्षाविद और पूर्व कुलपति हैं, इनका नाम है गिरीशोन मिश्र। इनके द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया है। और देखिए, मैं तो कहता हूँ कि अपने आप से आप लोग मिलते रहा करिएगा। ये जो आभासी दुनिया देख रहे हैं ना, ये मोबाइल की दुनिया, ये दिखावे की दुनिया से निकलकर हर हाल में 15 से 20 मिनट अपने आप से मिला करिएगा, एकांत में रहा करिएगा, योगा किया करिएगा। बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा अगर ऐसा आप लोग करते हैं तब। यहां भी आप देखते हैं अच्छा कॉलम लिखा जाता है, आनंदमय जीवन। तो योग की धारा प्राचीन काल से अब तक योगियों के हृदय में पवित्र मंदाकिनी के अविरल प्रवाह की तरह प्रभावित होती आ रही है। संपूर्ण विश्व का चिकित्सा जगत ऋषियों की इस योग विद्या पर अनुसंधान करके लाभान्वित हो रहा है और योग से मनुष्य शारीरिक, मानसिक तथा आत्मिक ऊर्जा को प्राप्त करता है और इससे शरीर तथा मन में शुद्धि का मार्ग प्रशस्त होता है। योग के मार्ग में निरंतर चलने से ही जीवात्मा सच्चित आनंद स्वरूप ब्रह्मा का साक्षात्कार करने में समर्थ बनता है। योग दर्शन में वर्णित योग के अंगों का सिद्धापूर्वक पालन करने से जीवन में आध्यात्मिक आनंद की प्राप्ति होती है। योग आनंदमय जीवन जीने की कला है और योग से ही आप देखिए जीवन में कुशलता पूर्वक कर्म करने की योग्यता प्राप्त होती है। कर्मों की कुशलता का तात्पर्य है कर्मों का संपादन इस प्रकार से करना है जो हमारे बंधन का कारण न बने। आधुनिक परिप्रेक्ष्य में वर्तमान की विकृत जीवन शैली से लगभग सभी लोगों का शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य भी विकृत हो गया है। इसके कारण लोग तनाव, चिंता, अवसाद से तथा अनेक प्रकार की शारीरिक, मानसिक व्याधियों से ग्रस्त हैं
और इस आधुनिक जीवन में योग का अनुकरण हमारे शरीर तथा मन को संतुलित तथा संयमित बनाकर सुरक्षा कवच प्रदान करता है और मानव शरीर को धर्म के कार्य करने का प्रधान साधन माना गया है। और इसी शरीर में दिव्य तत्व आत्मा का भी निवास स्थान है और इसलिए हमारे ग्रंथों में मानव शरीर को यज्ञ कर्म करने की दिव्य नौका माना गया है और योग शरीर रूपी इस दिव्य नाव को नई स्फूर्ति तथा ऊर्जा से परिपूर्ण करता है। योग से ही मानसिक एकाग्रता प्राप्त होती है और जिससे मनुष्य साधना के मार्ग पर आगे बढ़ता है और ब्रह्मांड के कण कण में विराजमान ईश्वर के आनंद की अनुभूति करने में समर्थ बनता है। देखा करिएगा इस तरह के आर्टिकल भी, कॉलम थोड़े छोटे। एक और परीक्षा से खिलवाड़। एक आप लोग देख रहे हैं कि हमारे देश में कोई भी एग्जाम होता है, आप लोग पेपर दे के घर नहीं पहुंच पाते हैं, मालूम चलता है कि पेपर आउट हो गया, पेपर में धांधली हो गई। तो मेडिकल कॉलेज में प्रवेश की परीक्षा नीट को लेकर उठे सवालों के बीच नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए यानी एनटीए की ओर से कराई गई यूजीसी नेट परीक्षा को रद्द किया जाना शर्म का विषय है। कहा जा रहा है कि चौराहे चौराहे पर 5-5 हजार रुपए में पेपर बिक रहा था। और आप सोचिए कि जिसके लिए निष्पक्ष एग्जाम करवाने के लिए एनटीए की स्थापना 2017 में की गई थी, वही एजेंसी घेरे में बनी हुई है। क्या इससे शर्मनाक या और कुछ हो सकता है कि 18 जून को यूजीसी नेट की परीक्षा हुई और आप देखिए 24 घंटे के अंदर खबर आ गई कि उसका प्रश्न पत्र लीक हो गया। यह परीक्षा इसलिए रद्द करनी पड़ी क्योंकि उसके प्रश्न पत्र मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम पर उपलब्ध पाए गए और इसका अर्थ है कि एनटीए ने नीट में अनियमितता की शिकायतों से कोई सबक नहीं सीखा। यूजीसी नेट परीक्षा रद्द करने से तो यह भी संदेह होता है कि एनटीए के तंत्र में ही कुछ ऐसे लोग शामिल हैं जो धांधली करते हैं या कराते हैं। यह संदेह इसलिए होता है क्योंकि एक तो इस संस्था के पास पर्याप्त संख्या बल नहीं है और दूसरा वह अपने अधिकांश काम ठेके पर कराती है, वह भी ऐसी एजेंसियों के माध्यम से जिनके पास इस तरह का काम करने का कोई अनुभव नहीं है। और समझना कठिन है कि जिन परीक्षाओं में आप देखते हैं कि लाखों छात्र बैठते हैं, उनका आयोजन ठेके पर क्यों कराया जाता है? क्या पैसे बचाने के लिए? आखिर लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़ा इतना संवेदनशील कार्य ठेके पर कराना कहाँ की समझदारी है? और इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता है कि यूजीसी नेट परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है और शीघ्र ही दोबारा परीक्षा करने का आश्वासन दिया गया है। और आप देखिए कि इस परीक्षा में 9 लाख से अधिक छात्र बैठे थे। आखिरकार दोबारा परीक्षा देने के लिए इतने अधिक छात्रों के समय और संसाधन की बर्बादी के साथ उन्हें जिस मानसिक पीड़ा का सामना करना पड़ेगा, उसकी भरपाई कौन करेगा और कैसे? एक के बाद एक परीक्षाओं की विश्वसनीयता को लेकर उठने वाले प्रश्न एनटीए के साथ साथ शिक्षा मंत्रालय और साथ ही केंद्रीय सत्ता की प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाते हैं, क्योंकि एनटीए की साख ही सवालों से घिर गई। इसलिए आप देखिए इसकी कार्यप्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन करना होगा और उसकी ओर से आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं को लेकर भरोसा तब बहाल होगा जब स्वयं उसकी प्रतिष्ठा स्थापित होगी। यह आवश्यक की बात है कि दर्जनों प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक हो जाने की घटनाओं के बावजूद किसी को यह समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार प्रश्न पत्र के कई सेट क्यों नहीं बनाए जा सकते, ताकि यदि कभी एक सेट के प्रश्न पत्र लीक भी हो जाए तो देश या फिर प्रदेश भर में परीक्षा रद्द करने की आवश्यकता न पड़े, केवल उसी सेट को रद्द किया जाए। आज के इस तकनीकी युग में परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र छाप कर रखने और फिर उन्हें सहस्त्र भेजने की पुरानी व्यवस्था से छुटकारा क्यों नहीं पाया जा सकता है? यदि ऐसे प्रश्न अनुत्तरित हैं तो पुरानी भूलों से सबक ना लिए जाने के कारण। एक बात तो आप जानते हैं कि हमारे देश में आप देखिए कोई दुर्घटना होती है, कोई पेपर लीक होता है, उस समय बड़ी हाय हाय मचती है और विपक्ष भी सवाल उठाता है, लेकिन कुछ समय के बाद सब भूल जाते हैं। फिर कोई पेपर लीक होता है, फिर कोई कमेटी गठित होगी, जांच करने के लिए एजेंसी गठित कर दी जाएगी, सीबीआई को दे दी जाएगी, फिर ठंडे बस्ते में चला जाएगा। यही होता है। अब आप सोचिए कि जो ईमानदारी से बड़ी मेहनत करके विषम परिस्थितियों में भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अगर उन्हें मालूम चले कि पेपर में धांधली होती है और बार बार उन्हें पेपर देना पड़ेगा, बार बार लीक हो जाएगा, तो उनका मनोबल क्या रहेगी, उनकी मानसिक स्थिति क्या रहेगी, उस परिवार की मानसिक स्थिति क्या रहेगी? सूखे सरोवर, ये आप देखिए उत्तर प्रदेश में तेजी से नीचे आ रहे भूजल को ऊपर लाने का एकमात्र उपाय यही कि तालाबों एवं अन्य जलाशयों में पानी बना रहे और इससे न सिर्फ फसलों की सिंचाई के लिए पानी की कमी का संकट दूर होगा, बल्कि पशु पक्षियों और जलीय जीवों को भी राहत मिलेगी। और इसी उद्देश्य से राज्य में बड़े जोर शोर से और कई विभागों के सामूहिक प्रयास से अमृत सरोवर योजना की शुरुआत हुई थी। और अब हाल यह है कि तालाबों में कहीं भी पानी नहीं दिखाई देता है। लोगों के भविष्य और जीवन से जुड़ी कोई योजना यदि अपने उद्देश्य में असफल रहती है तो उस पर किया गया पूरा खर्च निरर्थक है। विडंबना यह है कि गांव के लोगों
ने भी इस योजना का महत्व नहीं समझा और जिसका पूरा जीवन ही तालाबों के पानी पर निर्भर है, चाहे वह खेतों के लिए हो या फिर पशुओं का पालन हो। अमृत सरोवर एकमात्र ऐसी योजना है जो गांव में जल संकट दूर कर सकती है, लेकिन आप देखिए ग्राम पंचायत ही इसके लिए उदासीन है बनी रही, और जबकि अधिकांश स्थानों पर इनके संचालन की जिम्मेदारी उन्हीं की थी। केंद्र सरकार ने अमृत सरोवर योजना 2022 में शुरू की थी। अगस्त 2023 में यह पूरे देश में समाप्त हो गई, लेकिन इसके बहुउद्देशीय महत्व को देखते हुए राज्य सरकार ने इसे इस साल 15 अगस्त तक चलाने का निर्णय लिया और इसके तहत प्रदेश में 16,909 सरोवर या तो निर्मित किए गए या पुराने तालाबों का जीर्णोद्धार किया गया, जो कि देश में सर्वाधिक है। लेकिन ऐसे तालाबों का उपयोग ही क्या है जिसमें आप देखिए पानी ना हो। ग्रामीणों को भी जागरूकता का परिचय देते हुए दबाव बनाना चाहिए, क्योंकि वह यह सीधे तौर पर उनके हितों से जुड़ा हुआ है। मैं आप लोगों से कहता भी तो कि अगर आपका स्थानीय प्रतिनिधि ईमानदार है तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है, बहुत सारी योजनाओं का आपको फायदा भी मिलता है। लेकिन ईमानदार होना चाहिए प्रतिनिधि को। देखिए हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें ये हमारा प्यारा भारत है। उत्तर प्रदेश देखने को मिलेगा, लखनऊ इसकी राजधानी है और इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में कितने राज्यों से इसकी सीमा लगती है? विधानसभा में 403 सीटें, विधान परिषद में 100 सीटें, राज्यसभा में 31 सीटें, लोकसभा में 80 सीटें देखने को मिलेंगी। योगी आदित्यनाथ यहाँ के चीफ मिनिस्टर आपको देखने को मिल जाएंगे। एक खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर बने भारत, तो भारत का लक्ष्य 2025 के अंत तक यूरिया उत्पादन में पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनना है। इसलिए देश अपना घरेलू उत्पादन बढ़ा रहा है और इस कारण यूरिया की मांग और घरेलू उत्पादन के बीच का अंतर अब कम हो रहा है। और भारत ने इस बार करीब 75.8 लाख टन यूरिया का आयात किया है, और जो पिछले साल के 91.36 लाख टन से कम है। यूरिया उत्पादन की क्षमता बढ़ाने और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए सरकार ने दुनिया का पहला तरल नैनो यूरिया विकसित किया है। नैनो यूरिया कृषि में क्रांति लाने की क्षमता रखता है और नैनो यूरिया पारंपरिक यूरिया की तुलना में कई फायदे प्रदान करता है। यह नैनो प्रौद्योगिकी का उपयोग करके बनाए गए यूरिया का एक तरल रूप है जिसमें यूरिया के कण सामान्य यूरिया की तुलना में बहुत छोटे होते हैं। नैनो यूरिया के कई फायदे हैं और इसके छोटे कण फसलों की पत्तियों और जड़ों द्वारा आसानी से अवशोषित कर लिए जाते हैं, और जिसके परिणाम स्वरूप आप देखिए पौधों को अधिक पोषक तत्व मिलते हैं और इससे आप देखिए पोषक तत्वों का नुकसान कम होता है। नैनो यूरिया की मिट्टी में घुलने की आशंका भी कम होती है और जिससे आप देखिए इसके उपयोग से फसल उत्पादन में 10 से 20% तक की वृद्धि हो सकती है। नैनो यूरिया के उपयोग से पानी और उर्वरक की भी बचत होती है। ऐसे में इसका उपयोग मिट्टी की सेहत में सुधार कर सकता है। नैनो यूरिया आप देखें मिट्टी के सूक्ष्म जीवों के लिए हानिकारक नहीं होता है। यह मिट्टी की उर्वरता और स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करता है। और यूरिया आयात पर अत्यधिक निर्भरता देश के लिए कई समस्याएं उत्पन्न कर रही है। आयातित यूरिया महंगा होता है और जिससे किसानों पर बोझ बढ़ जाता है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। वैश्विक कीमतों में उतार चढ़ाव घरेलू यूरिया की कीमतों को अस्थिर करते हैं और जिससे किसानों को नुकसान होता है। आयात में कमी खाद्य उत्पादन को प्रभावित आप देखते हैं कि करती है और जिससे खाद्य सुरक्षा को खतरा होता है। दरअसल भारत की लगभग 70% आबादी का मुख्य आधार कृषि है और उर्वरकों की आपूर्ति में कमी से देश के ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र आर्थिक प्रदर्शन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। और आप देखिए यूरिया उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने से इन चुनौतियों का समाधान हो सकता है। यूरिया के घरेलू उत्पादन से कीमतें कम होंगी, किसानों को लाभ होगा। आयात पर निर्भरता कम होने से कीमतें स्थिर होंगी और जिससे आप देखिए किसानों को बेहतर योजना बनाने में मदद मिलेगी। यूरिया का घरेलू उत्पादन खाद्य उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित करेगा और जिससे खाद्य सुरक्षा मजबूत होगी। और आप देखिए आत्मनिर्भर किसानों को उर्वरक उपयोग के प्रति अधिक जागरूकता बनाएगी और जिससे आप देखिए पर्यावरण प्रदूषण भी कम होगा। ये आप देखिए टिप्पणियां रहती हैं, देख लिया करिएगा। इसकी पीडीएफ आपको एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना टेलीग्राम पर, वहां उपलब्ध करवा देता हूं, तो वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं आप लोग। ये बाजार और रोजगार की समस्याओं का हल, ये भी बड़ा अच्छा आर्टिकल लिखा जाता है। तो आप देखिए कि आंध्र प्रदेश सरकार ने हाल ही में, और आंध्र प्रदेश में अभी आप देखते हैं कि चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री की शपथ ली है उन्होंने, और भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। ये तो आप लोगों को मालूम ही होगा। तो आप देखिए इन्होंने हाल ही में कौशल गणना आयोजित करने के आदेश जारी किए हैं। उल्लेखनीय है कि आंध्र प्रदेश राज्य कौशल विकास निगम राज्य में कौशल जनगणना आयोजित करने वाला नोडल एजेंसी होगी, जबकि व्यक्तियों को सशक्त बनाने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए प्रोफाइल, कौशल आवश्यकताओं और कौशल असमानताओं का आकलन करने के लिए इसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
और वस्तुतः कौशल जनगणना किसी राज्य के लिए नया प्रयोग अवश्य है, परंतु इसकी प्रासंगिकता व औचित्य को लेकर कई मायनों में बेहद चर्चा करने की जरूरत है। और आप देखिए, देश में शिक्षा को कौशल आधारित बनाने और कौशल विकास योजनाओं को लागू किए लगभग एक दशक बीत चुके हैं। ऐसे में कौशल जनगणना जनगणना एक व्यापक मूल्यांकन और डाटा संग्रह अभ्यास होगा, जिसका उद्देश्य व्यक्तियों के पास मौजूद कौशल और दक्षताओं को समझना एवं आप देखिए कौशल अंतराल की पहचान व कौशल विकास योजनाओं के प्रभावी कार्य योजना पर कार्य किया जा सकता है। और आप देखिए कौशल विकास योजना और कौशल जनगणना, तो देश में आप देखते हैं कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत युवाओं में कौशल विकास के साथ उनके रोजगार के अवसर को भी बढ़ाना उद्देश्य है। ऐसे में कौशल जनगणना किसी राज्य में कौशल आधारित रोजगार और मौजूदा कौशल एवं दक्षताओं को समझने व कौशल अंतराल की पहचान करने में महत्वपूर्ण होगी। और इससे उद्योग जगत को कि कौशल आधारित रोजगार की मांग की संभावनाओं एवं आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत के डेमोग्राफिक डिविडेंड और युवाओं में कौशल विकास रोजगार नए अवसर पैदा करता है। भारत के युवाओं को विश्व के कई देशों में रोजगार के अवसर मिल रहे हैं और आने वाले आप देखिए समय में भारत विश्व में शिक्षित व कौशल मानव संसाधन का पसंदीदा स्थान हो सकता है। ऐसे में आप देखिए कौशल आधारित रोजगार के क्षेत्र की पहचान और उन क्षेत्रों में प्रशिक्षण व मानव संसाधन के विकास का व्यापक रूप रेखा पर काम करने की आवश्यकता है, ताकि आप देखिए कौशल आधारित रोजगार एवं कौशल अंतराल को कम किया जा सके। उल्लेखनीय है कि भारतीय उद्योग परिसंघ CII और कौशल विकास मंत्रालय ने अपनी रिपोर्ट में कौशल कामगारों की मांग को आंकड़ों के अनुसार दर्शाते हुए यह विश्लेषित किया है कि भविष्य में अनेक क्षेत्रों में इनकी बहुत आवश्यकता होगी। और श्रमिकों से संबंधित आंकड़े, तो कोरोना महामारी के दौरान श्रम और रोजगार मंत्रालय के पास उन प्रवासी श्रमिकों का कोई आंकड़ा नहीं था जिन्होंने लॉकडाउन के दौरान अपनी नौकरी गंवा दी। और इससे भी भयावह चिंताजनक तथ्य यह है कि मंत्रालय के पास ऐसे प्रवासी श्रमिकों का कोई आंकड़ा समुचित रूप से उपलब्ध नहीं हो सका जो कोविड और लॉकडाउन जनित कारणों से अपनी जान से हाथ धो बैठे। देखा जाए तो कोरोना ने राज्यों को असंगठित क्षेत्रों से जुड़े कामगार और मजदूरों के डेमोग्राफिक आंकड़ों से संबंधित जानकारी को एकत्रित किए जाने की आवश्यकता पर बल दिया। ऐसे में कौशल जनगणना कहीं न कहीं उन लोगों को की संबंधित जानकारी को एकत्रित करने का माध्यम बन सकता है जो रोजगार की तलाश में अपने मूल स्थान से अन्यत्र जाते रहते हैं। और आप देखिए वस्तुतः भारत में रोजगार की तलाश में प्रतिदिन बड़ी संख्या में आप देखते हैं कि लोग एक राज्य से दूसरे राज्य यहाँ तक कि विदेश भी जाते हैं। भारत के आर्थिक सर्वेक्षण 2017 का अनुमान है कि वर्ष 2011 से 2016 के बीच भारत में अंतर्राज्यीय प्रवासन की संख्या सालाना 90 लाख के आसपास थी। ऐसे में राज्यों के पास तत्कालीन ऐसी कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है कि जिसके माध्यम से रोजगार की तलाश कर रहे लोगों की उनके पास कौशल संबंधी जानकारी हो, ताकि उनका समायोजन उनके कौशल के आधार पर किया जा सके। कौशल जनगणना से आप देखते हैं कि नियोक्ताओं और अन्य हितधारकों के लिए सटीक आंकड़े उपलब्ध होने की भी उम्मीद है, और जिससे उन्हें कार्यबल विकास और साधन आवंटन के बारे में निर्णय लेने में मदद मिलेगी। ऐसे में आप देखिए कौशल जनगणना में एकत्रित सूचनाओं में सभी आयामों पर ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि इसकी उपयोगिता को और बढ़ाया जा सके। एक कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कौशल आधारित ज्ञान को पाठ्यक्रम में शामिल करना है, और इसके तहत आप देखिए स्नातक स्तर पर कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम अनिवार्य किया गया है। कोई छात्र अध्ययनरत विश्वविद्यालय या किसी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम की पढ़ाई कर सकता है। कौशल जनगणना शैक्षिक संस्थानों को उद्योगों की जरूरत के साथ अपने पाठ्यक्रम को संरेखित करने में भी मार्गदर्शन करेगा, और जिससे यह सुनिश्चित होगा कि स्नातक स्तर पर अध्ययनरत छात्र मौजूदा कौशल अंतराल को पूरा करने के लिए संबंधित कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम का चयन करें, ताकि आप देखें छात्रों के रोजगार के अवसर पढ़ने के साथ साथ आप देखिए संबंधित क्षेत्र का विकास संभव हो सके। और उल्लेखनीय है कि कई ऐसे परंपरागत लघु एवं कुटीर उद्योग हैं जिन्हें कुछ स्थानीय लोगों द्वारा वंशानुगत तरीके से संचालित किया जा रहा है, जबकि उन क्षेत्रों को कौशल आधारित पाठ्यक्रमों का हिस्सा बनाने की जरूरत है ताकि संबंधित उद्योगों से अधिक लोगों को जोड़ा जा सके। और पिछले वर्ष केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संस्कृति पर प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों योजना के तहत, ये आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों योजना के तहत 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 700
13 जिलों के लिए एक जिला एक उत्पाद को मंजूरी दी थी। और वस्तुतः ओडीओपी देश के प्रत्येक जिले से एक उत्पाद को बढ़ावा देने और ब्रांडिंग करके जिला स्तर पर आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की एक पहल है। और ऐसे में आप देखेंगे संबंधित जिले और राज्यों में कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम में संबंधित उत्पादों के कौशल एवं विशेषज्ञता संबंधी पाठ्यक्रम को शामिल करने की आवश्यकता है। ऐसा होने से प्रशिक्षण के लिए बॉटम अप दृष्टिकोण अपनाते हुए या उन रोजगार भूमिकाओं की पहचान करेगा जिसकी स्थानीय स्तर पर मांग है। युवाओं को इन अवसरों वोकल फॉर लोकल से जोड़ते हुए उन्हें कौशल प्रदान करेगा। और शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों में सिद्धांतिक ज्ञान को तो उपलब्ध कराया जाता है, परंतु व्यवहारिक ज्ञान छात्रों को कम ही मिल पाता है। और कुछ शीर्ष संस्थाओं को छोड़ दें तो अन्य में व्यवहारिक ज्ञान उपलब्ध कराने की स्थिति खराब है। कौशल जनगणना का एक लाभ यह भी हो सकता है कि इन संस्थानों से निकले छात्रों के कौशल की भी जांच हो जाएगी और जिससे आप देखिए इनकी वास्तविकता सबके सामने होगी। समूचे देश में हो कौशल जनगणना का विस्तार। तो हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव के पश्चात चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व में आंध्र प्रदेश में नई सरकार का गठन हुआ है। नई सरकार ने कौशल गणना के लिए आंध्र प्रदेश राज्य कौशल विकास निगम के नेतृत्व में एक समिति बनाई है और इसके तहत पूरे राज्य के लोगों के कौशल की पहचान की जाएगी और इनके कौशल को सूचीबद्ध किया जाएगा। इसका एक उद्देश्य लक्षित प्रशिक्षण रोजगार क्षमताओं में वृद्धि करके कार्यबल उत्पादकता को बढ़ावा देना है। जब आप लोग बेरोजगारी पर कहीं कुछ लिख रहे हैं, रोजगार के मामले में कुछ लिख रहे हैं, तो एक पहल के रूप में इसका भी आप उल्लेख कर सकते हैं, आंसर राइटिंग में भी, निबंध में भी। तेलुगु देशम पार्टी ने आंध्र प्रदेश में आगामी 5 वर्षों में 20 लाख नौकरियां सृजित करने का वादा भी किया है और इस कौशल जनगणना के माध्यम से हो सकता है कि प्रशिक्षण प्रदान कर नौकरी लायक बनाने का भी उद्देश्य सरकार लेकर चल रही हो। सरकार का उद्देश्य जो भी हो, यह निर्णय अपने आप में साहसिक कदम है ही। और आप देखेंगे इस निर्णय के बाद जो सवाल सबसे बड़े रूप में उभर कर हमारे सामने आ रहे हैं कि वह यह है कि क्या समूचा भारत अभी भी इस तरह की गणना के लिए तैयार है? यदि तैयार है तो क्या ऐसी जनगणना आंध्र प्रदेश के साथ पूरे देश में नहीं की जानी चाहिए? और इस तरह का प्रश्न इसलिए उठाना पड़ रहा है क्योंकि देश का एक हिस्सा इतना पिछड़ा है कि वहाँ न्यूनतम भौतिक संसाधनों तक के लिए आम आदमी को संघर्ष करना पड़ रहा है। और दूसरी ओर आप देखा जाए तो बिहार जैसे राज्य में अभी हाल ही में जातीय जनगणना की गई थी। कई दलों ने केंद्र सरकार से जातीय जनगणना करने की मांग भी की थी। ऐसे में भी यह समझा जाना चाहिए कि जो राज्य पिछड़े हैं वे ऐसे क्यों हैं? क्या वहाँ के लोगों के कौशल में कोई कमी है? इन सभी की पड़ताल आवश्यक है। वस्तुतः तकनीकी और मशीनीकरण ने दुनिया को इतना बदल दिया है कि यदि हम इस ओर ध्यान नहीं देंगे तो आधुनिकता की दौड़ में पीछे रह जाएंगे। इसलिए स्किल बढ़ाने की पहल पिछड़े राज्यों में भी की जानी चाहिए। और अक्सर कई रिपोर्टों में यह बताया गया कि उद्योग जगत को कौशल के अनुरूप कामगार नहीं मिल रहे हैं, जबकि शिक्षा क्षेत्र में तमाम ऐसे संस्थान पैदा हो गए हैं जो डिग्रियां तो बांट रहे हैं परंतु स्किल्ड लोगों को तैयार नहीं कर पा रहे हैं। मेट्रो मैन के नाम से मशहूर ई श्रीधरन ने एक बार कहा था कि देश में बड़ी संख्या में इंजीनियर कौशल युक्त नहीं हैं या फिर उन्होंने औद्योगिक आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल नहीं है। ऐसे में हमें इस निर्णय पर जरूर विचार करना चाहिए कि लिहाजा आंध्र प्रदेश सरकार की ओर से जो नई पहल की गई है और उससे भविष्य में निश्चित तौर पर अनुरूप परिणाम सामने आ सकते हैं। संभव है कि उसके बाद अन्य राज्य भी इसका अनुसरण करें। अच्छा आर्टिकल लिखा जाता है। एक आप लोगों को मुझे लगता है क्या करना चाहिए, आंध्र प्रदेश के बारे में देख लेना चाहिए। देखिए हमारा प्यारा भारत है, इसमें आप देखेंगे ये आंध्रा आपको देखने को मिलेगा। देखिए ये आंध्र प्रदेश, अमरावती इसकी राजधानी है और इसकी सीमा उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु से लगती है। 2 जून 2014 में आप देखते हैं कि आंध्र प्रदेश से अलग करके बना था तमिलनाडु राज्य। विधानसभा में 175 सीटें हैं, विधान परिषद है जिसमें 58 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 25 सीटें हैं। 1,62,970 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। पड़ोसी की खुशी का राज तंज कसा जाता है खरी खरी, देख लिया करिएगा। प्रदेश में जातीय गणना के मायने ये आप देखते हैं कि झारखंड भी जातीय गणना की बात कह रहा है ना, और इससे पहले आपने देखा होगा कि बिहार में हो ही गई है। देखिए ये है झारखंड, रांची इसकी राजधानी आपको देखने को मिल जाएगी। और आप लोगों को मालूम होगा कि 15 नवंबर सन 2000 में
ये आपका बिहार से अलग करके बनाया गया था। इसकी सीमा बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल से लगती है। विधानसभा में आप देखिए 81 सीटें हैं, राज्यसभा में 6 सीटें हैं, लोकसभा में 14 सीटें हैं, 79,716 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और सीपी राधाकृष्णन यहाँ के राज्यपाल हैं, मुख्यमंत्री चंपई सोरेन हैं। देखिए एक बात आपको बता दूं, जातीय जनगणना की बात होती है तो 1931 में अंतिम बार आंकड़े जारी किए गए थे। और जनगणना की बात होती है तो 1872 में लॉर्ड मेयो के समय से शुरू हुई थी। 1881 से लॉर्ड रिपन के समय से नियमित जनगणना शुरू हुई थी। हर 10 साल में होती है ना, उसी की बात हो रही है। तो झारखंड में 4 माह बाद ये आप देखिए विधानसभा ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। विधानसभा चुनाव होने हैं, राज्य सरकार ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। कैबिनेट ने बुधवार को एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया और आप देखते हैं कि इसके तहत सरकार ने जातीय गणना की ओर एक कदम बढ़ाया है। इसके लिए कार्मिक विभाग को दायित्व सौंपा गया। यह सत्तारूढ़ सरकार के एजेंडे में भी था। गणना बिहार की तर्ज पर कराए जाने की बात कही जा रही है। इसके लिए यहाँ से एक टीम बिहार भी जाएगी। और आप देखिए जातीय गणना के बाद आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाने से संबंधित सरकार के पूर्व के फैसले पर भी दबाव बढ़ेगा। इससे पहले यहाँ आरक्षण का दायरा बढ़ाने जाने से संबंधित प्रस्ताव विधानसभा से पारित कर राज्यपाल को भेजा भी गया था, जिसमें SC, ST, OBC का आरक्षण बढ़ाने की अनुशंसा की गई थी। राजभवन द्वारा प्रस्ताव लौटाने के बाद यह ठंडे बस्ते में है। बिहार में भी जातीय गणना कराई गई थी। इस आधार पर उसने 65% आरक्षण भी कर दिया था, लेकिन पटना हाईकोर्ट ने 20 जून को इसे रद्द कर दिया। बिहार सरकार को यह एक बड़ा झटका है। इंदिरा साहनी केस आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, 50% आरक्षण की सीमा तय की गई है। अब झारखंड सरकार के मन में जातीय गणना को लेकर क्या है वह अभी तक पूरी तरह साफ नहीं है। ओबीसी मोर्चा यहाँ 27% की मांग लंबे समय से करता आ रहा है, पिछड़ा वर्ग। और ओबीसी की आबादी भी यहाँ करीब 50% है। आरक्षण का सवाल तो यहाँ है ही, लेकिन झारखंड की तो जो पहचान आदिवासी को लेकर है, यह भी यहाँ एक आप देखिए बड़ा मुद्दा है। अब ओबीसी में शामिल कुर्मी स्वयं को आदिवासी श्रेणी में शामिल करने की मांग भी कर रहे हैं। और इस मांग को लेकर कई बार रेल का चक्का जाम भी कर चुके हैं। कुर्मी का हैसियत झारखंड में काफी है और राजनीति के मोर्चे पर भी, सामाजिक आर्थिक स्तर पर भी, और इनकी मांगों का आदिवासी संगठन का भी विरोध कर रहे हैं। यह मामला भी आप देखिए आसान नहीं है। वहीं झारखंड में 32 जनजातियां रहती हैं, इनमें 2 और जुड़ गई हैं, असुर और बिरोहो, ब्रजिया, कोरबा, माल पहाड़ियां, परहिया, सावर व सूरिया पहाड़ियां, ये 8 आदिम जनजातियां हैं और इनकी स्थिति हर स्तर पर बहुत खराब है। ये विलुप्त हो रही हैं। इनकी भाषा संस्कृति भी खतरे में है। इनका संरक्षण आवश्यक है। ये सरकार लाभ से भी वंचित है सरकारी। और जातीय गणना से इनकी स्थिति साफ होगी। वर्ष 1931 में जातीय गणना में 26 जनजातियां शामिल थीं। उस समय इस रिपोर्ट को तैयार करने में G.H. हट्टन ने बहुत परिश्रम किया था। तब भी जातीय गणना का विरोध हुआ था। विरोध करने वालों में कांग्रेस भी थी और उसने जनगणना बहिष्कार दिवस मनाया था। और हालांकि इसका बहुत प्रभाव नहीं पड़ा। इसका उल्लेख भूमिका में J.N. हट्टन ने किया था। उन्होंने एक और तथ्य का उल्लेख किया था और किस तरह आदिवासी इलाकों में जंगलों में आप देखते हैं कि जनगणना के दौरान जानवर भी कभी कभार रात में हमला कर देते थे। बस्तर में एक प्रशासक जब गणना कार्य रात में कर रहा था तो एक बाघ ने उसके कार की बोनट पर चढ़ गया था। फिर भी कठिनाइयों को झेलते हुए जनगणना का काम पूरा हुआ। यह परेशानी आदिवासी इलाकों में अब भी होगी। एक तो जंगलों में दूर दूर तक बहुत कम आबादी है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ से अन्यत्र पलायन कर चुके हैं और यह भी एक बड़ी चुनौती होगी कि सरकार के सामने सही आंकड़े निकालने की। और वैसे सरकार ने बहुत साफ नहीं किया कि उसकी गणना के पैमाने क्या होंगे। अभी उसने एक कदम ही बढ़ाया है, लिहाजा विपक्ष के नेता अभी कुछ बोल नहीं रहे हैं। 5 आदिवासी लोकसभा सीटों पर हार ने भाजपा के उत्साह पर पानी फेर दिया है। अभी इस पर किसी की प्रतिक्रिया नहीं आई है। हो सकता है कि 2-4 दिन में आ जाए। अभी राज्य सरकार का ध्यान विधानसभा चुनाव पर है और लोकसभा चुनाव में भी उसने सरना कोड का मुद्दा जोर शोर से आप देखते हैं कि उठाया। वह अपने कोर वोटरों को समझाने में कामयाब भी रही है। अब वह जातीय गणना को लेकर आगे बढ़ रही है। यहाँ करीब 26% आदिवासी हैं। अब गणना में सरना आदिवासियों और आदिवासी ईसाई का सवाल भी जोर से उठेगा। सरना आदिवासी नेताओं का कहना है कि आदिवासियों का हक मतांतरित ईसाई आदिवासी उठा ले रहे हैं और सरना ठगे हुए से महसूस कर रहे हैं। इसका एक कारण शिक्षा भी है और आप देखिए शिक्षा का स्तर मतांतरित ईसाइयों में ज्यादा है
और इस तरह आप देखिए राज्यों में दलितों की आबादी भी अच्छी खासी है, लेकिन आदिवासी मुद्दे में इनकी आवाज दब जाती है। इनके बीच आप देखिए कोई सर्वमान्य नेता आज तक उभर कर नहीं आया है। झारखंड में जातीय गणना से कई चीजें साफ होंगी। राहुल गांधी कहते रहे कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो यह चल नहीं सका है। इस खोखले नारे में भी 8 विलुप्त आदिवासी प्रजातियां स्वयं को बचा नहीं पाएंगी और इनके लिए तो विशेष व्यवस्था करनी होगी। पर सवाल यह है कि हम जातीय गणना क्यों कराना चाहते हैं, राजनीतिक लाभ के लिए या फिर लगातार हाशिए पर जा रहे जातियों के उत्थान के लिए। आप क्या सोचते हैं जातीय जनगणना के बारे में, सही है या गलत है? कई बार हम लोग इस पर बात भी कर चुके हैं। कोर वोटर से के बिदकने का असर, ये आप देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में देखिए आयकर, जीएसटी और महंगाई के साथ भर्तियों, परीक्षाओं में विलंब आदि कारणों से भाजपा के कोर वोटर रहे इस बार ने करवट ली, तो यूपी में लोकसभा चुनाव में परिणाम भी बड़ा बदलाव देखा गया। अब देखिए बीजेपी को क्यों हार मिली है, इस पर हम लोग बहुत बार बात कर चुके हैं, फिर भी आप लोगों को देखना है तो देख सकते हैं। देखिए बेरोजगारी, महंगाई से हर कोई प्रभावित है, चाहे वो बीजेपी का कार्यकर्ता हो, वोटर हो या किसी और पार्टी का, देख सकते हैं। तो इस तरह से ये देखेंगे आप, संपादकीय पाठ होता है आपका दैनिक जागरण का। एक आर्टिकल जनसत्ता का बड़ा अच्छा रहता है, इसे भी देख लिया करिएगा। मौसम की मार झेलती स्त्रियां, और देखिए मौसम का प्रभाव किस तरह से स्त्रियों पर पड़ता है, इसके बारे में बात हो रही है। और जब आप लोग महिलाओं की स्थिति पर कहीं कुछ लिख रहे हैं, आंसर राइटिंग कर रहे हैं, निबंध लिख रहे हैं, तो ये आप लोग लिख सकते हैं। बढ़ते वैश्विक तापमान की वजह से इस वर्ष भी पूरा देश भीषण गर्मी और लू से झुलस रहा है। या लू का समय और इसका प्रसार बढ़ रहा है। धरती के औसत तापमान में वृद्धि थम नहीं रही है। बढ़ती गर्मी के प्रकोप से दुनिया भर में हर वर्ष करीब 1.53 लाख लोगों की मौत हो जाती है। यह आंकड़ा दिनों दिन बढ़ रहा है और इसी अभी एक कटु यथार्थ है कि 20% मौत अकेले भारत में होती है, जो सबसे ज्यादा है, और भारतीय महिलाओं पर इसका असर बहुत गहरा है। देखिए तापमान के बारे में आप लोग लिख रहे हैं, इसके प्रभाव के बारे में लिख रहे हैं, तो महिलाओं पर भी आप लोग बता दिया करिएगा। आप देखिए इंसानों पर भी पड़ रहा है, जानवरों पर भी पड़ रहा है, पशु पक्षियों पर भी पड़ रहा है। आप देखिए अर्थव्यवस्था पर भी बढ़ते तापमान का प्रभाव पड़ रहा है। इसके साथ विडंबना यह है कि वे खाना भी पका रही हैं, दूसरी तरफ संसाधन भी जुटा रही हैं। शहरी और शिक्षित महिलाओं की स्थिति विगत कुछ वर्षों में थोड़ी संतोषजनक हुई है, पर जलवायु परिवर्तन के कारण फसल उत्पादन में गिरावट, अनियमित वर्षा, सूखा, बाढ़ जैसी समस्याएं बढ़ने से ग्रामीण महिलाओं की आजीविका पर गहरा असर पड़ा है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन FAO की अनजस्ट क्लाइमेट रिपोर्ट पर एक कड़वी सच्चाई उजागर करती है कि निम्न और मध्यम आय वाले देशों में हर साल ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों की महिलाओं को पुरुषों की तुलना में काफी अधिक वित्तीय नुकसान उठाना पड़ता है। रिपोर्ट के मुताबिक यदि औसत तापमान में केवल 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि आप देखते हैं कि वृद्धि होती है, तो महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कुल आय में 34% अधिक नुकसान उठाना पड़ेगा। और आप देखेंगे आज जब भारतीय परिप्रेक्ष्य पर ध्यान जाता है तो उत्तर भारतीय राज्यों मसलन बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड आदि के पुरुष रोटी की तलाश में गांव छोड़कर दूसरे शहर या फिर राज्य में चले गए और किसी जैसे मुख्य कार्य की कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी पहले से ही संसाधन जुटा रही महिलाओं के मत्थे पर आ पड़ी। आज जब गांव में से दिहाड़ी मजदूर के रूप में पुरुष पलायन कर चुके हैं, तब फसलों की बुआई, निराई, गुड़ाई, कटाई, फसल को खलिहान तक ले जाना, घास सुखाने, खरपतवार उखाड़ने जैसे काम मुख्य रूप से महिलाएं ही करती हैं। और देखिए संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही है। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। ये भी आप लोगों को याद रखना चाहिए। न्यूयॉर्क USA में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना आप देखिए 16 अक्टूबर 1945 में हुई थी। इसका मुख्यालय रोम, इटली में देखने को मिलेगा। इस तरह की रिपोर्टों का उल्लेख कर दिया करिएगा। लू चलने की वजह से मई जून के महीने में उत्तर भारत के कई राज्यों से लोगों की मौत की खबरें आई हैं। और विडंबना यह है कि ग्रामीण महिलाओं का एक बड़ा हिस्सा चुपचाप गर्मी की इस आग में झुलस रहा है, मगर लू के थपेड़ों की वजह से खराब तबीयत इन महिलाओं को नियमित कार्य नहीं करने दे रही है और उनके काम के घंटों में कमी हो रही है, और जिसकी वजह से आमदनी में गिरावट हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने भारत के संबंध में एक अनुमान लगाया कि 2030 तक गर्मी की वजह से हम अपने कुल काम के घंटों का लगभग 6% खो देंगे। ये भी नोट कर लीजिए आप लोग।
क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। ILO की बात करें तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ देखने को मिलेगा? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। और नोबेल का शांति पुरस्कार 1969 में मिला था, इसे 11 अप्रैल 1919 में इसकी स्थापना हुई थी। श्रम और रोजगार मंत्रालय की 2023 की वार्षिक रिपोर्ट बताती है कि आज कृषि क्षेत्र में महिलाओं की हिस्सेदारी 41% है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के आंकड़े बताते हैं कि भारत में प्रमुख फसलों जैसे धान, गेहूं आदि उगाने में महिलाओं का योगदान 75% तक है। वहीं आप देखिए बागवानी क्षेत्र में 79%, फसल कटाई के बाद खेतों को तैयार करने में महिलाओं का योगदान 51% है। महिलाओं को कृषि कृषि की बारीक काम में महारत हासिल है, जैसे धान की रोपनी, खेत की निराई गुराई, बागवानी की बात हो रही है। इन आंकड़ों का उपयोग वहां कर सकते हैं जब महिलाओं के काम के बारे में आप बता रहे होते हैं। भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं ही पर्याप्त पानी लाने का काम करती हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण पानी के स्रोत सूख रहे हैं और पानी की आप देखिए कमी बढ़ रही है। इससे महिलाओं को लंबी दूरी से और अधिक जद्दोजहद से पानी का जुगाड़ करना पड़ रहा है। और उसमें टैंकर से आप देखते हैं कि टैंकर से पानी लेने के लिए लंबी कतार में लगना भी शामिल है। हमारे देश के करीब 51% बच्चे गरीबी और जलवायु संकट की दोहरी मार झेलने को मजबूर हैं। आंकड़ों के मुताबिक भारत के करीब 35.2 करोड़ बच्चे वर्ष में एक प्राकृतिक आपदा का सामना जरूर करते हैं। पानी लाने और घर के अन्य कार्यों में अधिक समय लगाने के कारण लड़कियों की शिक्षा पर भी असर पड़ता है और इससे उनकी शिक्षा में रुकावट आती है और वे उच्च शिक्षा से वंचित रह जाती हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ती प्राकृतिक आपदाओं में विस्थापन के कारण महिलाओं को न केवल नई जगहों पर जाकर बसना पड़ता है, बल्कि उन्हें सामाजिक असुरक्षा और हिंसा का भी सामना करना पड़ रहा है। प्राकृतिक आपदाओं के दौरान और बाद में सामाजिक रूप से महिलाओं के खिलाफ हालात बनते हैं और जलवायु परिवर्तन का भारतीय महिलाओं पर गहरा और बहुआयामी प्रभाव पड़ रहा है। बढ़ते तापमान और बदलती मौसम रुझान के कारण स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ रही हैं। मसलन गर्मी के कारण लू लगने, मलेरिया, डेंगू जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ता है, जो महिलाओं को विशेष रूप से प्रभावित करता है। वायु प्रदूषण के कारण हवा की गुणवत्ता खराब हो गई है और जिसका सीधा प्रभाव महिलाओं पर पड़ रहा है और साथ ही रसोई में काम करने वाली स्त्रियों के साथ स्वास्थ्य पर प्रत्यक्ष असर पड़ा है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार की पानी के अधिकार शीर्षक रिपोर्ट बताती है महिलाओं को रोजाना 4 घंटे तक पानी से जुड़े कामों में आप देखिए बिताना पड़ता है। मसलन आप देखिए बर्तन, चौका, कपड़े धोना, साफ सफाई आदि। इससे उनकी सेहत पर पानी से होने वाली बीमारियों का असर पड़ता है। जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न संकट के समाधान के लिए आवश्यक है कि नीतियों में महिलाओं की विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाए और उन्हें नीति निर्माण में शामिल किया जाए। लू और पानी के संकट का महिलाओं पर असर को कम करने के लिए जल प्रबंधन और जलवायु सामर्थ्य से संबंधित निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में भागीदारी सुनिश्चित की जाए। भारत सरकार की नल जल योजना सैद्धांतिक रूप से एक जरूरी विकल्प है ताकि साफ पानी घर घर पहुंचे। महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिरता को सुनिश्चित करना भी उतना ही आवश्यक है ताकि जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का सामना करने के लिए व्यक्तिगत और समाज के स्तर पर महिलाएं खुद को तैयार करें और अपने समुदायों की सहायता कर सकें। विडंबना है कि भारत में मौजूद हीट एक्शन प्लान स्थानीय जरूरतों को नजरअंदाज कर बनाया जाता है, जो महिलाओं और बच्चों की जरूरतों को पूर्ण करने में नाकाम रहती है। भारत में गर्मी से होने वाली नुकसान प्राकृतिक आपदा में शामिल नहीं है और गर्मी से निपटने के लिए प्रभावी कार्य योजना, हीट एक्शन प्लान और जल प्रबंधन की रणनीतियां राज्य, शहर और गांव स्तर पर जरूरी हैं, जो महिलाओं की भागीदारी के बिना सफल नहीं हो सकती हैं। समय की जरूरत है कि न सिर्फ जलवायु परिवर्तन की असमान मार झेलती महिलाओं को नीति का सहयोग मिले, बल्कि कार्यान्वयन में उनकी महत्व सार्वत्रिकता सुनिश्चित। और इनमें कोई दो राय नहीं कि सृजन और निर्माण करने वाली स्त्रियां अपने परिवार और बच्चों की तरह इस बेहाल धरती को ठीक से सहेज सकती हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे आज के संपादकीय पाठ की कहानी खत्म हो जाती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। मेरे लिए कोई सवाल हुआ करे, आपका सुझाव हुआ करे तो जरूर बताया करिएगा, ठीक है। अपना 100% दीजिए और मैं कहता हूँ 100% देंगे, ईमानदारी से मेहनत करेंगे तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद।